नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों चलते हैं, आज 30 अगस्त 2022 शिफ्ट आपका थर्ड है। कल परसों हम लोग शिफ्ट सेकंड का देख लिए थे, एक दिन छुड़ा के एक दिन आप लोग का सेट आता है जिसमें कि आप लोग रिवाइज अच्छी तरीका से कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 27 की ओर। शिफ्ट ये तीसरा है, याद रखिएगा। 30 अगस्त में पूछा गया था प्रश्न ये, और एग्जाम डेट बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम डेट 17 नवंबर जो डेट दिया गया था संभवतः उसी डेट में होने जा रहा है। ग्रुप डी का जो आपका स्टेटस चेक था वो स्टेटस चेक आप लोग कर लीजिए। स्टेटस चेक एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू बच्चे जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को पता है एनटीपीसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपका जारी 2025-26 का हो चुका है। ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी हो चुका है, इसीलिए बहुत देर नहीं है। और बाकी बात एएलपी और टेक जो भराया था 2025 में, इसका भी एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग लेट मत कीजिए। दुर्गा पूजा है, मनाइए, बट अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। ठीक है, तो आप लोग मैजिक मोमेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पल पर अपडेट करिए। चलते हैं पहली और प्रश्न की ओर। जानते हैं दोस्त कि जो भी प्रश्न हम लेके आते हैं वो एक लाइनर सॉल्व के साथ किया जाता है, कि जो भी न्यू बच्चे हैं, जो अपना तैयारी अच्छा लेवल पे है, जिसका जो भी न्यू बच्चे हैं या तैयारी अच्छा है, दोनों के लिए बेनिफिट होगा, बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, और लॉजिक के साथ चलता है। ठीक, चलते हैं पहला नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में। आप इस प्रश्न को किस तरह करते हैं ये आपकी नजरिया होनी चाहिए। हम इस प्रश्न को यदि करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो हम सिंपल कुछ नहीं करते, इतना गुना करने की हमको जरूरत नहीं पड़ता। हम इतना यहाँ से जरूर मानते कि यदि ये दशमलव हम उड़ाते ना मेरे भाई, तो यहाँ 3 जीरो तो हमको लिखना होता, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव था। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसको दशमलव उड़ाते तो 2 अंक के बाद लिखना होता। ठीक है, यदि ये दोनों गुणा करते, गुणा करने के बाद कुछ भी अंक आता, हम ये नहीं जानते, लेकिन हमको इतना पता है कि 3 2 5 अंक के बाद दशमलव होगा। इतना तो हमको जरूर पता है। कोई भी लड़का जो जितना से जितना बेवकूफ भी लड़का होगा या उतना तैयारी जिसका नहीं होगा ना, वो भी सोचेगा कि नहीं भाई, 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, कोई भी उत्तर होगा आपका 5 अंक के बाद दशमलव होगा। क्या ये 5 अंक के बाद दशमलव है? जी नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्या ये 5 2 2 4, ये तो 6 चला गया, ये भी नहीं होगा। ये तो 4 चला आया, ये भी नहीं होगा। ये 2 2 4 1 5, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बोलते हैं प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से ऑप्शन को देख के आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा समय क्यों मैं गुना करूं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है मेरे दोस्त लॉजिक के तौर पे, आप लॉजिक लगा पाइएगा। ठीक है, अन्यथा टाइम आपका खपत कर लेगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। सरल कीजिएगा आप। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 12 माइनस एक्स क्यू माइनस 7x² माइनस 8x माइनस 16। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये सिंपल ही था, इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे। एक्स क्यू है, कहीं और एक्स क्यू आ रहा है, जी हाँ, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों राम नाम सत्य है। ठीक है, यहाँ तक चले आया। आगे की ओर यदि हम चलते हैं, -3x² हो गया। ठीक है, और x² -7x², तो -3x² और -7x², तो यानी -10x²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी ये दोनों का भी काम क्रिया आपका हो चुका है। अब आगे की ओर चलते हैं, +9x और -8x, तो +9 में 1 जाएगा, तो यहाँ x बचेगा। ठीक है, माइनस, ये भी आपका काम क्रिया हो चुका है इसका। अब 2 अंक बचा, -12 और -16, तो हमेशा जानते हैं माइनस 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 ही रहेगा। 16 और 12 को करेंगे 8, तो 28 होगा। कहीं ना कहीं आपका उत्तर -10x² प्लस x -28 आना चाहिए। तो -10x² प्लस x और -28 आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न को आप जितना जल्दी सॉल्व करना चाहे यहाँ से हटा के जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आपकी भी पूछा जाएगा 2025 में, याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11,000 रुपये 2 वर्ष 4% की वर्ष प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, क्या होगा? इसको हमने आपको 2 विधि से इसको बता दिए हैं, चाहे आप 2 विधि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला और चलते हैं सबसे सिंपल विधि, जो कि हर एक स्टूडेंट इसको कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे? जैसे 11,000 रुपया आपका, कहीं ना कहीं तो आपका मूलधन ही है ना। ठीक है, 11,000 रुपया 2 साल के लिए, तो पहला साल तो 4 साल 4% तो लेगा सर। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इतना जानते हैं कि ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेता है, इसमें एक लॉजिक है। ठीक,
यदि 4% इसका करे, 11,000 का 4% क्या हो जाएगा, यानी 4/100 कीजिएगा तो 2 जीरो तो गैप हो जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा 440, यानी कि पहली बार जो होगा 440 इसका इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, बार बार बताएं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यदि होगा मेरे दोस्त तो इसमें ब्याज भी ऐड हो जाएगा दूसरे साल के लिए, दूसरे साल भी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यानी कि दूसरे साल जो मेरा ब्याज और ये मूलधन जोड़ के पहले साल का आया, इसका भी 4% ये लेगा महारथी साहब। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये 4% इसका भी लेगा। तो 11,440 का 4% कितना हो जाएगा? तो इसको 4 से यदि गुणा करते हैं तो 0, 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 चौको 16, 1 17, 1 7, हाथ में 1, 4 1 4 1 5, 4 1 5 4, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, तो यानी बोल सकते हैं हम 457.7। ठीक है, तो ये 2 वर्ष में संयोजित ब्याज ही खोज रहा है, आपका मिश्र धन नहीं खोज रहा है। तो ब्याज पहले साल कितना निकला? 440, दूसरे साल कितना निकला? 457.6, यानी इसको आप ऐड करते हैं तो 0.6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 897.6। ये 2 साल का, ये बहुत इजी मेथड है जो कि हर एक स्टूडेंट इसको नॉर्मली तौर पे बना सकते कि एक साल का हम 4% लिए, दूसरी साल का भी 4%। ठीक है, सेकंड मेथड से देखेंगे बहुत कम समय में, जो कि 15 सेकंड से आपको कम नीचे ही समय लगने वाला है। रेट आपका 4% था, ये आप मानते हैं। टाइम आपके पास 2 ईयर्स का आप मानते हैं। तो मैं, और मूलधन भी था, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, 11,000 रुपया मूलधन था आपका। तो मैं डायरेक्ट ये सिंपल इंटरेस्ट मेरा खोज रहा है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ही खोज रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ही खोज रहा है ना। तो डायरेक्ट मैं चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज यहाँ से निकाल के डायरेक्ट मैं इसका परसेंटेज निकाल लूँ तो कोई गलत क्या? मैंने कभी नहीं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, यानी कि 2 साल यदि रहे मेरे दोस्त, रेट आपका कितना भी रहे, 2 साल का रहे, तो 2 साल का एक फार्मूला आपको बताएं कि ये दोनों को पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, यानी 4 दूनी 8, ये दोनों को गुना कीजिए, दशमलव हो गया, रेट का स्क्वायर करना है आपको, रेट का स्क्वायर 4 चुके 16, यदि 2 अंक आ रहा है तो दशमलव में बैठा, यदि 3 अंक आ रहा है तो लास्ट 2 अंक छोड़ के तीसरा अंक जो होगा ये इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चले 8 आ गया, यहाँ 12 रहता तो बरबारे 44 से यदि रहता तो 2 अंक आपको इस तरह रखना है, एक जो होगा इसमें 8 हो जाता, 9.44 हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मात्र 2 अंक निकल के आया, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ इतना आ गया। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मूलधन में इतना परसेंट निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, यानी कि 816, 100 भी उड़ाएंगे 100 आ जाएगा, तो यहाँ से ये चला गया 3 शून्य। ठीक है, बाकी बात 816 गुना 800 आप यदि 16 कीजिएगा मेरे दोस्त तो 9776 आएगा, एक दशमलव के बाद दशमलव, तो ये भी आपका उत्तर आएगा। चाहे तो आप जिस विधि से बनाइए वो विधि से बनने के लिए रेडी है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यदि इस विधि से बनाते हैं तो कैलकुलेशन नाम मात्र की तरह करना पड़ेगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बता दिए। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। चौथा नंबर प्रश्न, 7, 12, 21 और x समानुपाती में है तो x का वैल्यू क्या है? समानुपाती मतलब वही होता है मेरे दोस्त, जो आप हैं वो हम। यदि दो आदमी है, यदि ए और बी 2 आदमी है और सी और डी 2 आदमी है, यदि बोला जा रहा है कि यदि मेरा 1:2 है, यदि समानुपाती में है तो आपका भी 1:2 होना चाहिए। सिंपली यही बोलने का मतलब है। तो कहीं ना कहीं यदि 7, 12 और 21 एक्स, तो 7, 12 का जो अनुपात होगा ना मेरे दोस्त, 7, 12 का जो अनुपात होगा वो भी 21 और एक्स के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, समझे? कहने का मतलब ये है, जैसे 7, 12 ये तो अनुपात में आ गया, क्या इससे भी अनुपात नीचे जा सकता है, ये रेशियो ले सकते हैं? जी नहीं, ये तो मिनिमम अनुपात हो गया 7, 12। ठीक है, इसको भी 7, 12 आपका होना ही चाहिए कोई भी हालत में। 7, 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 करने के लिए तो यानी 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना? इस जगह क्या रखे, जो 3 के डिवाइस, 3 से इसको भाज देने पर 12 आए, यानी कि 7, 12 तो यदि यहाँ 36 रखते हैं ना तो ये आपका 12 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आपको 36 रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 36 रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, या तो एक और विधि बता दिए आपको। यदि अनुपात 7, 12 है तो अनुपात इसको बेटे में कर लीजिए, ये तो बराबर होनी चाहिए किसके अनुपात का, 21/x के अनुपात का। यहाँ भी आप लोग का निकल जाएगा, कॉर्नर गुना कीजिएगा, 7x बराबर 12 गुना 21, तो x बराबर यहाँ से 7 या 21 चला गया, 12 या 36। चाहे तो आप इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए, इस मेथड से बनाने का मतलब है कि आप प्रश्न को भली भांति समझ रहे हैं। ठीक है, कि हाँ ये अनुपात दिया गया था, यही अनुपात मेरा हो जा गया था, समझ गए? तो बाकी बात इससे भी आप नॉर्मली जा सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे की ओर।
5वां नंबर प्रश्न है टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। एक प्रश्न त्रिकोणमिति से एक प्रश्न या संभवतः दो प्रश्न, संभवतः एक के प्रश्न देखने मिलता है, कभी कभी कोई शिफ्ट में ऐसा होता है, एग्जामिनर का मूड पर निर्भर पड़ता है, वो दो प्रश्न सेट कर देते हैं। ठीक है, टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा, तो टेन थीटा को टेन थीटा हम लिख दिए, कहीं कोई गलती नहीं किए। ठीक है, 1 + tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अरे cot थीटा तो ही लिख सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा cot होता है। ठीक है, यहाँ हम cot थीटा लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसको cot थीटा में लिखे तो ये cos थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन cot टेन और cot तो उल्टा ही होगा ना, तो ये आपका आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ यदि हम टेन थीटा का वैल्यू लिखे तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कॉर्नर यदि प्लस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए या तो आप एलसीएम लीजिए या तो कॉर्नर इसको गुना कीजिए। कॉर्नर गुना कीजिएगा तो सिंपल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बेटे जो आएगा नीचे का गुणनफल हो जाता है, सॉरी कॉस थीटा और गुना साइन थीटा। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे मेरे दोस्त, साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा एक होता है, ये फॉर्मूला ये सब है, ये याद रखना होगा आपको। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ गया, तो इसका क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप परिवर्तित रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 इंटू कॉस थीटा और गुना 1 इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बात तो एक ही हुआ ना मेरे दोस्त, ये कान पकड़िए वो कान पकड़िए, बतवा तो एक ही बराबर है ना, है ना। ठीक, 1 बेटे कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अरे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ही तो होगा मेरे दोस्त, सेक ही तो होगा, यानी सेक थीटा इंटू साइन थीटा का उल्टा 1 बेटे साइन थीटा, तो कोसेक थीटा। तो उत्तर आपका कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 चला गया। ये कॉस थीटा है, याद रखिएगा, कोसेक नहीं है, ये कोसेक है, इंटू साइन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उत्तर आपका 2 आ गया। ठीक है, तो आप इस विधि से बता सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला बेसिक फार्मूला, ये सब बेसिक फार्मूला है जो याद रहना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो यदि ये बेसिक नहीं है, ये सब सिर्फ याद रख लीजिएगा ना, थोड़ा मोड़ा फार्मूला ऊपर नीचे, तो आपका त्रिकोणमिति ग्रुप डी में कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज्यादा खास त्रिकोणमिति से लेंदी प्रश्न देता नहीं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते थे, बस वैल्यू का पुट करने के बजाय आप यदि इस ओर बनाते हैं तो आपका और स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। छठा नंबर प्रश्न बोले जा रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 7 और 245 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो बार बार हम बताए हैं, प्रीवियस जितने भी इसका सेट चल रहा है आपका ग्रुप डी का, इसमें बहुत प्रश्न ये बार आए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ये आपको फॉलो करने के लिए। आप यदि एक प्रश्न एक शिफ्ट में यदि हम करवा रहे हैं, यदि टोटल हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आ जाए तो उसमें आप महारथी हो जाइएगा उस प्रश्न में, समझ रहे हैं आप। यदि डेली आप उस प्रश्न को देखिएगा तो वो प्रश्न आपको कहीं छूटेगा नहीं। तो इसका एक आपको नियम याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा मेरे दोस्त, वो एचसीएफ और गुना एलसीएम के बराबर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, इस तरह प्रश्न आ जाए, पूछे कि एलसीएम एचसीएफ आपके पास दिया गया है और आपको बताना है कि इसका गुणनफल कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्या जो होगा वो संख्या उसका जो गुणनफल होगा ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था, तो गुणनफल हम एक्स मान लेते हैं। एचसीएफ 7 था, एलसीएम 245 था, बस गुणन करना था एचसीएम और एलसीएम का। 7 × 35, 5 3 7 दूनी 14 3 17, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1575 आपका करेक्ट आंसर उत्तर होगा। सॉरी 1575 नहीं आ रहा, क्या गुणनफल में गलती की है, एक बार फिर देख लेते हैं। एक्स बराबर 7 × 5 35, 3 7 28 3 31, एक हाथ में 3 हो गया, 7 दूनी 14 3 17, यानी 1715 इज आपका करेक्ट आंसर होगा। 1715 यानी 1715 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। तो समय हमेशा सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें भी लॉजिक के तौर पे आप बना सकते हैं, इसका वर्गमूल करने की आवश्यकता
था नहीं। यदि इसको हम सरलीकरण के रूप में तोड़े तो 0 2 0 1 आ जाएगा, इसका तो रूट अंडर होगा ही। ठीक है, यदि हम दशमलव उड़ाते हैं मेरे दोस्त तो यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इसके अंदर क्योंकि रूट अंडर ही है ना, दशमलव भी तो रूट अंडर के, यानी इसको रूट अंडर हो जाएगा। यानी कि इसका 102.01 लिख सकते हैं। और इसको यदि हम रूट अंडर हटाएं तो 4 गो है तो यहाँ 2 गो आ जाएगा। ठीक है, रूट हटाने के लिए 4 में 2 गो में 1 गो को चुनते हैं, यानी ये हो जाएगा। अब क्या 10 201 से नहीं, कभी भी नहीं, ये नहीं करना है, हम बार बार बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी भूल नहीं करना है आप लोग को। 100 है ना, लॉजिक के तौर पे जाना है मेरे दोस्त। 100 है ना, एक बार ऑप्शंस की ओर नजर भी रखना है। बार बार हम बताते हैं कि प्रश्न को पढ़िए, आंसर बनाते समय एक बार ऑप्शंस बार बार बीच में नजर रखते चलिए आखिर क्या होगा। ठीक है, हम बोलना चाह रहे हैं कि 10 201 का वर्गमूल जो होगा, हम मान लेते हैं x, हम नहीं जानते हैं क्या होगा, हम बच्चे हैं। तो इसको यदि हम 100 से भाग देते हैं मेरे दोस्त, तो 100 से यदि भाग देंगे हम, इसका जो रूट तोड़ के जो ये मेरा आंसर आएगा, तो कहीं ना कहीं 2 अंक के बाद तो दशमलव होगा। यदि 100 है, रूट इसको हटा के 100 आया, तो कोई भी संख्या आएगा, A to Z कुछ भी संख्या आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? अरे बताते नहीं, अरे जाएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव तो आएगा ही कोई भी हालत में। तो यदि 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो ये कहां से हो गया भाई मेरा उत्तर 101। 101 तो आ ही नहीं सकता है। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये क्या लॉजिक है, 1 अंक के बाद दशमलव, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि आपका हो सकता है तो ये, और ठीक है, यानी 50% आपका मामला पे आके अटक गया। अब एक और चीज लॉजिक लगाइएगा मेरे दोस्त, कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 1 है तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो इकाई अंक पे 1 ही आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, इकाई अंक पे 1 ही, क्योंकि 1 गुना 1, यदि 2 रखते तो 2 दूनी 4 यहाँ आना चाहिए। यदि इसका अंतर 1.02 आंसर होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए इकाई डिजिट पे, लेकिन इकाई डिजिट पे 1 ही है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। बस ऑप्शन बता आपका ए नंबर इज करेक्ट आंसर। बस यही सीखना है, कुछ नहीं करना है, समय बचाना है। मैथ और रीजनिंग में यदि आप समय बचा लिए, और खास करके यदि मैथ में आप समय बचा लिए, तो हर एक सब्जेक्ट में आपका कीमती समय बच जाएगा। जो प्रश्न नहीं भी बनने का है, चाहे वो साइंस हो या और कोई हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वो सब प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ वहां टाइम का प्रेशर रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस लॉजिक से आपको प्रश्न को बनाना है। ठीक, कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको सॉल्व अच्छा लग रहा है, हल अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जितने भी न्यू बच्चे के पास है शेयर है, शेयर कर दीजिएगा। इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंच पाए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। इस तरह प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, इस तरफ प्रश्न से आपको भागना बिल्कुल नहीं है। इस तरफ प्रश्न में आपको सिर्फ लॉजिक एक लगाना है कि यदि m पे पावर a पे पावर m हो, यदि a पे पावर n हो, तो इसका वैल्यू a पे पावर m माइनस n होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इतना तो समझदार है। ठीक है, यदि a पे पावर m हो, यदि गुणनफल में a पे पावर n हो, तो इसका पावर 8 हो जाता है, यानी n प्लस n होता है। ये तो आप समझ गए यहाँ तक। ठीक है, ये तो समझ गए आप, तो ये तो बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं। यदि a पे पावर -5 है, ऊपर a पे पावर 10 है, ये भगा के रूप में है, तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, यदि ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 15 लिख सकते हैं। अरे नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस ही तो होगा, यहाँ प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हुआ, यदि यहाँ माइनस रहता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। समझ गए, यानी a पे पावर 15। ठीक है, इसका काम क्रिया तो हो गया। ठीक है, बी पे पावर -7 था, अब बी पे पावर नीचे 2 था, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी बी पे पावर -9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये भी काम क्रिया हो गया। सी पे पावर -4 था, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा फिर यहाँ -5 जुड़ जाएगा, यानी सी पे पावर -9 हो जाएगा। यानी उत्तर कहीं ना कहीं आपका ए पे पावर 15, बी पे पावर -9 और सी पे पावर -9। तो कहीं उत्तर आ रहा है नजर आपको, ए पे पावर 15, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ना मेरे दोस्त, ये जो है इसको सी पे पावर -9 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सी पे पावर -9, तो ये आपका कहीं ना कहीं उत्तर निकल के आ जाए। समझ गए, अरे समझ गए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 9 नंबर प्रश्न बोले जा रहा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको, जो कि उसका व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर। एक गोला है, आयतन, आयतन वो हो जाता है जो उसके
आयतन आउटरी सरफेस जितना उसमें मैक्सिमम कुछ भी संख्या आ, देखिए आयतन आप किसको मानते हैं? एक गिलास में पानी आप यदि डालते हैं मेरे दोस्त, यदि एक गिलास में आप पानी डालते हैं तो यही बोलते हैं कितना आयतन इसमें घेरा या कितना आयतन उसका जगह वो एक्यूपाई किया। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं आयतन ये पूरे सरफेस का वो जो जितना ही इसमें इसका कैपेसिटी है वही तो आयतन होगा इसका। तो आयतन आने के लिए सबसे पहले त्रिज्या तो ज्ञात होनी चाहिए ना आपको। तो त्रिज्या जो हो जाता है मेरे दोस्त, सेंटर के परिधि के बीच तो त्रिज्या बोलते हैं, और दोनों परिधियों के बीच की दूरी को व्यास बोलते हैं। यानी कि व्यास यदि आपका 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका आधा यानी 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी त्रिज्या आपका निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसका आप आयतन निकालते हैं तो गोले का आयतन आपको याद रहना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार यहाँ हम यदि बिठाए 4/3 पाई यानी 22/7, पाई का वैल्यू आप जानते हैं। आर क्यू जो हो जाएगा पाई आर क्यू यानी 21 गुना 21 21 का क्यू कीजिए या ट्रिपल 21 लिख दीजिए, ये भी बात हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 7 21, 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ से 88 गुना 21 गुना 21। अब बहुत सारे महारथी इसमें कैलकुलेशन करने पे चले जाएंगे, इसीलिए पे चले जाएंगे क्योंकि वो ऑप्शंस को देखेंगे नहीं, सिर्फ उसका मन में ये बैठा रहेगा कि हमको प्रश्न को सॉल्व करके आंसर निकालना हो। तो इस तरह आपको नहीं करना। ठीक है, यहाँ सिंपल आप देख रहे हैं मेरे दोस्त कि सिंगल डिजिट सबका अलग अलग है। ऐसा रेलवे करता है, जानबूझ के करता है आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए। तो सिंगल डिजिट सबका अलग है तो क्यों ना हम सिंगल डिजिट से करें। हाँ, यदि 7 सिंगल डिजिट पे आ जाएगा कम से कम 50% तो चांस कंप्लीट हो जाएगा। यदि सिंगल डिजिट जब गुना करते हैं तो 8 है का 8, फिर इसको गुना तो 8 है 8, यानी कोई भी संख्या आपका उत्तर आएगा इकाई डिजिट पे तो 8 आएगा, ये आप मानते हैं। तो इकाई डिजिट पे 8 आएगा तो धरती पे एक ही पे इकाई डिजिट पे 8 है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप? समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न को आपको क्यों बताया जा रहा है कि आपको प्रश्न के साथ साथ ऑप्शंस को भी लेके चलना, बस कारण यही है टाइम कितने करने के लिए। टाइम जितना कम आपके मैथ में दीजिएगा उतना स्कोर आपका बढ़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। समझ गए? हाँ, टाइम कम देना पड़ेगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है आपको। अब ये नहीं कि आप टाइम दिए कम और एक्यूरेसी आपका 5 में 4 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसा टाइम का क्या फायदा है ना। एक्यूरेसी भी रखना है और समझदारी से काम लेना है एग्जाम सॉल्व। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है दो संख्याएं, दो रेलगाड़ियां हैं पी और क्यू से एक ही समय पे चलना शुरू करती है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब वो मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगा आपको बताना है। ये पी है, ये क्यू है, दो डिस्टेंस है, इसके बीच में कुछ एक्स किलोमीटर इसका दूरी होगा, होगा या ना होगा। ठीक है, यानी कि इधर से ये जो रेलगाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, उधर से जो एक गाड़ी आ रही थी ट्रेन वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही थी। ठीक है, समझ गए? ठीक, जब एक दूसरे से मिलती है तो 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। 80 किलोमीटर अधिक दूरी कौन कौन तय करेगा? जो कम स्पीड से चल रहा है या कोई ज्यादा स्पीड से तय कर रहा है? तो हाँ, वो जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा ऑटोमेटिक वही। यदि हम मान लिए मेरे दोस्त कि यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई चाल चल रहा है, यदि ये x किलोमीटर चला होगा, सपोज दैट पकड़िए यदि ये x किलोमीटर चला होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं ये x प्लस 80 किलोमीटर चला होगा? तभी तो ये दोनों का माइनस कीजिएगा तो 80 किलोमीटर एक दूसरे से ज़्यादा चला होगा। ठीक है, समझ गए? यानी ये डिस्टेंस चलने में इसको जितना समय पी को लगा होगा यहाँ से, इसी प्रकार क्यू को चलने में इस ट्रेन को उतना ही समय लगा होगा, यानी कि समय बराबर है। यानी समय बराबर है, समझ गए आप? जब समय आपका बराबर है तो समय क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। अरे यही होता है ना दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या था पहली ट्रेन का? तो एक्स कितना किलोमीटर, चाल 30, समय तो बराबर है इस मेथड से। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस 80 दूसरा ट्रेन के डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दर से बस निकल गया आपका x का वैल्यू। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्त ये 0 0 है, बराबर है, तो इसको आप उड़ा दीजिए बिना कुछ शक किए, उड़ा दिए। अरे उड़ाए ना, हाँ उड़ा दिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जाइएगा तो 4x बराबर 3x प्लस 8 या 24 240 हो जाएगा। इधर ये चले आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 240।
टोटल डिस्टेंस हमको चाहिए तो x का वैल्यू 240 निकला, तो x किसको माने थे, ये जो रेलगाड़ी ये चला था x किलोमीटर, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे दोस्त, टोटल जो दूरी आपका हो जाएगा ये तो 240 किलोमीटर होगा ही, और ये 240 और प्लस 80 चल रहा है ना, यानी 320 किलोमीटर ये भी चलेगा, यानी टोटल आप देखा जाए ओवरऑल तो 560 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा आपका, 560 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 8, समझ गए। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, समय को बराबर कर दिया, समय इसीलिए बराबर किया क्योंकि समय बराबर नहीं रहता ना, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस जो है ना वो बराबर दूरी तय करता। यदि मान लेता इसमें समय कम लगा इसका समय ज्यादा लगा तो डिस्टेंस बराबर तय करेगा ऑटोमेटिक, समझ गए। यदि इसका चाल डिफरेंट है और ये भी दूरी भी डिफरेंट तय किया होगा, दूरी डिफरेंट यानी चाल इसका कहीं ना कहीं समय जो होगा सेम होगा, तभी तो ये 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को पढ़िए समझिए, इसके बाद पेन उठा के बनाइए। ठीक, इसको चाहे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन से हम वहां मेथड बनाएंगे जिस समय चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर बाय एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होगा, उस समय आपके दो विधि से चलेगा, एक सिंपल विधि से एक ऑप्शन विधि से, हर एक चैप्टर में। ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो, जिसमें आसान हो वो आपको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की। एक बर्तन में 1/4 पानी भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है, तो आपको बताना है कि बर्तन की क्षमता कितने कपों का, कितना कप डालने के बर्तन पूरी तरह भर जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बर्तन का क्षमता x था कप। ठीक है, ये x कप इतना क्षमता था, यानी कि x कप, ये तो टोटल क्षमता हुआ ना आपका बर्तन का, इतना मेरा आ सकता था। ठीक है, लेकिन इतना तो था नहीं, कितना था, 1/4 भरा है, यानी इसका 1/4 भरा है। ठीक है, टोटल मेरा ये था, इसका 1/4 भरा है, इसमें 10 कप और डाल दिए, प्लस 10 और डाल दिए। अब जो हमने देखा कप 3/4 भरा है, यानी टोटल का 3/4 बोलिएगा तो 3x/4 यही होगा ना, x का 3/4 कीजिएगा तो 3x/4 होगा ना मेरे भाई। ठीक है, 3x/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x है, x है, x x ये दोनों जोड़ी है भाई, x इसके पास, x ये दोनों एक साथ आना चाहेगा तो x/4 माइनस 3x/4 बराबर है, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -10। ठीक, यहाँ से यदि आप इसको कैलकुलेशन माइनस होगा तो हम आपको बताएं कॉर्नर गुना करके माइनस करके नीचे गुणनफल लिखना होता है, जैसे इसको कॉर्नर को गुना कीजिएगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो -12x हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ -8x होगा, नीचे का गुणनफल करना है, 4 चौके 16 बराबर -10, तो माइनस माइनस यहाँ से उड़ा दीजिए, 8 दूनी 16 यानी x बराबर 20 कप, यानी x जो निकला, अरे x ही को तो माने थे टोटल आप इसका क्षमता, x ही तो माने थे, तो x का वैल्यू कितना निकला 20 कप, यानी 20 कप डालिएगा तो वो पूरी तरह जो आपका बर्तन है वो भर जाएगा, समझ गए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर देखिएगा, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया, उसने एवज में 10,500 की धनराशि एक वर्ष में दे है, ट्रेडर 4 महीने के बाद खाते का निपटाना करना चाहता है, यदि ब्याज 6% है तो उसको कितना भुगतान करना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक ट्रेडर था, एक व्यापारी से कुछ उधार लिया था ये। ठीक है, कुछ रुपया उधार लिया होगा, ₹100 मान लेते हैं ये उधार लिया होगा, इसको साफ साफ बोले जा रहा है कि भाई साहब ये एक वर्ष के लिए आपको हम दे रहे हैं और रेट आपका 6% है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपसे जो धन हम लेंगे 10,500 लेंगे, तो 10,500 यदि धन वापस हमको चाहिए, किसी को हम उधार दिए, उधार तो हम कुछ दिए, यदि वापस 10,500 चाहिए तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट भी तो होगा, यदि इंटरेस्ट रेट है, टाइम है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट भी तो शामिल होगा जो उसको देना होगा, तो साफ यहाँ से बोल सकते हैं ये मेरा मिश्र धन होगा। मिश्र धन वही होता है जो मूलधन और ब्याज का योग करे, तो यही है ना, जो मूलधन दिया वो तो लौटाना है, ब्याज तो भी लेगा, तो वही तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा, इतना मिश्र धन निकल गया, यहाँ तक समझ गए सब। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 6% किसी को धन दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 6% आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 6%। तो क्या मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू बराबर जी नहीं मिश्र धन है, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट के मिश्र धन के बराबर करना है, इसको तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप 100 रुपया हमेशा मानते हैं ना मेरे दोस्त, 100% तो आप हमेशा मूलधन को मानते हैं, तो यदि 100% मूलधन है, 6% ब्याज निकला, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मिश्र धन आपका 106% हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ मिश्र धन 106%, जब मिश्र धन 106% हो गया तो मिश्र धन के बराबर होना चाहिए 10,500,
तो यहाँ से 100% यदि निकाल लें मेरे दोस्त, तो यहाँ से मेरा मूलधन निकल के चले आएगा। तो यहाँ आपको लगभग में आंसर बताना है। यहाँ जो देख सकते हैं लगभग में आंसर है, लिख देते हैं लगभग में चाहिए आंसर आपका, लगभग में। ठीक है, लगभग में आंसर चाहिए। तो सपोज डेट करिए 105 है, ये 106 है, तो इसको हम 106 मान के इसको हम उड़ा दिए, कहीं ना कहीं इससे उत्तर जो आएगा इससे कम आएगा, यानी कि आपका जो मूलधन आया वो 10,000 आया लगभग में। ये नहीं बोल रहे एक्चुअली वही आएगा, उससे कम आएगा। ठीक है, मूलधन आपका कितना हो गया? 10,000। अब यहाँ से तो निकल के आ गया मेरे दोस्त की मूलधन हम लगभग में माने हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि 10,000 मेरा मूलधन निकल के चले आया। जब मूलधन निकल के चले आया, तब अब व्यापारी ने क्या समझा कि भाई साहब हमको जो 1 साल के लिए दिए थे ना, आप हमको 1 साल के लिए नहीं चाहिए, हम 4 महीना में आपको वापस करेंगे, रेट आपका यही रहेगा लेकिन हम 4 महीना में वापस करेंगे। तो इसका 10,000 का आपको सिंपली तो 6% और 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट लॉजिक सिंपल यही करते हैं मेरे दोस्त। रेट क्या है? 6% रेट कीजिए। टाइम क्या है? 4 महीने है, इसको साल में करने के लिए 12 से भाग देना होगा। ठीक है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, यहाँ से ये दोनों चला गया, यानी कि 200 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए ना? इंटरेस्ट। हाँ, तो फिर 4 महीने के बाद मिश्र धन क्या होगा? 4 मंथ के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा? 4 महीना के मिश्र धन 10,200 आ जाएगा, लेकिन 10,200 एक्चुअली आएगा नहीं, इससे कहीं ना कहीं डाटा कम आएगा। तो डाटा कम एक ही जगह है, 10,096 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? अब आप यहाँ से बोलिएगा ठीक है, हम यहाँ ये ऑप्शन ये दे दिया, वहाँ ऑप्शन 10,000 मान के चलिए 10,000 कुछ दे देता, समझ गए? 10,000 मतलब 99 दे देता, तो हम क्या करते? इस तरह नहीं करेगा वो, इस तरह वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेट करता है मेरे दोस्त एग्जामिनर, तो वो सोच समझ के क्वेश्चन सेट करता है। समझ गए? जिसमें स्टूडेंट की परेशानी नहीं हो, और यदि आपको परेशानी सब चीज में आ रहा है तो हर एक स्टूडेंट को वो परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस विधि से आप बता सकते हैं। पहले हम क्या किए, इसमें कुछ नहीं किए, पहले 1 साल के तौर पे हम इसका मूलधन ज्ञात कर लिए। बस मूलधन ज्ञात करने के बाद इसके 4 महीना में दीजिए, या 2 महीना में दीजिए, या 1 महीना में दीजिए, यहाँ से हम इजिली इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये लगभग में आप अप्रोक्सली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन इतना किए हैं, उतना में जाइएगा नहीं आप लोग, समझाने के लिए हम कर दिए हैं। चलते हैं आगे की ओर। आदित्य भास्कर 15,000 रुपये में एक कार्य पूरा करने का ठेका लेते हैं, यानी अनुबंध करते हैं। आदित्य अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले 18 दिन में कर सकता है। और चंद्रा की सहायता से आदित्य और भास्कर मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो चंद्रा का हिस्सा क्या है 15,000 में, ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वो धन जो बांटना होगा, सबसे पहले हमको एक्यूरेसी निकालना होगा कि एक दिन में कितना क्षमता किसका है करने का। आप इस पे तो निकाल नहीं दीजिएगा कि यदि 15 दिन में कर रहा, 18 दिन में कर रहा, 6 दिन में कर रहा, तो इसी के तौर पे बांट दीजिएगा। जी नहीं, यदि ये 15 दिन में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, 18 दिन में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी इससे कम होना चाहिए, इसका इससे पैसा कम मिलना चाहिए इसको, है ना। तो यहाँ से हम सिंपली बताते हैं, आदित्य कितना 15 दिन, भास्कर कितना ले रहा था 18 दिन, और यदि तीनों मिला के सहायता करे इसका चंद्रा का, तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, कर देता है ना, कर देता है। तो आपके पास एक टोटल कुछ कार्य होना चाहिए जिसको आप करना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप बिना टोटल कार्य का करना, तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क वही आ जाएगा, यहाँ इस जगह वही संख्या आ जाएगा जो तीनों से विभाजित हो जाए, यानी कि वही काम यहाँ रख सकते हैं ना, तीनों पूरी तरह विभाजित कर दे, तीनों पूरी तरह कर ले, तो इस जगह क्या हो जाएगा? सिंपल करने का मतलब है इस जगह आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी संख्याएं इसमें ढूंढना होगा। बड़ी संख्याएं क्या क्या 18 रखने पे सबसे विभाजित हो जाता है? जी नहीं, एलसीएम का परिभाषा यही है, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या 18 तीनों से विभाजित हो रहा है? नहीं। 36 नहीं, 54 नहीं, 90 जी बोल सकते हैं, 90 सबसे विभाजित हो रहा है, यानी 100% इसका टोटल वर्क 90 होगा। यहाँ तक मान गए आप, 90 होगा। तो यानी टोटल वर्क मेरा 90 है, ये 15 दिन में इसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? तो 15 छक्के 90, यानी 6 इकाई एक दिन में करेगा, तभी तो इसको 90 कार्य करने में 15 दिन लग रहा है। एक दिन में 6 इकाई, टोटल काम करने में 90 दिन। इसी प्रकार बी एक दिन में 5 इकाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? इसी प्रकार सी कितना, चंद्रा कितना करेगा? तो चंद्रा ये तो तीनों का है 6, ए बी सी मेरे दोस्त, ए बी सी जो है तीनों मिलके एक दिन में कितना इकाई? 15 इकाई तो करेंगे तीनों मिलके। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी और सी का हम लोग सिंपली एक दिन में कितना कार्य हुआ वो हम देख लेते हैं, एक दिन में कितना क्षमता है सबका। ठीक है, तो ये ए एक 6 इकाई कर रहा था, बी 5 इकाई कर रहा था,
सी कितना इकाई करेगा, टोटल मिलकर 15 इकाई कर रहा है ए बी सी, और ए बी दोनों मिलकर इकाई इकाई कर रहा है, तो यानी इकाई माइनस कर देंगे ए बी का, तो हम बोल सकते हैं सी 4 इकाई हो जाएगा। तो सी 4 इकाई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, 4 इकाई होगी। यानी कि ये एक दिन में 6 इकाई करेगा, ये एक दिन में 5 इकाई करेगा, ये एक दिन में 4 इकाई करेगा। ठीक है, इसी के प्रेजेंट में आपको पैसे का वितरण करना है। ठीक है, यही तो मेरा क्षमता है मेरे भाई, यही तो मेरा क्षमता है ना एक दिन का। ठीक है, तो यानी 6 5 11 4 15, 15 का रेशियो आपको 15,000 के आसपास आया, तो एक का वैल्यू 1,000 के आसपास आ जाएगा आपको, आ जाएगा नहीं एक का वैल्यू। तो चंद्रा का पूछा रहा है, चंद्रा कितना वैल्यू है, 4 है, तो 4 को यदि एक से गुना कीजिएगा यानी 1,000 से कीजिएगा तो 4,000 आप लोग का आंसर चले आएगा। यानी चंद्रा का जो भी वेतन होगा मेरे दोस्त, जो भी इसको मिलेगा वो 4,000 रुपये आएगा। यहाँ सबका निकाल सकते हैं आप, चाहे ए का 6,000 हो जाएगा, बी का 5,000 हो जाएगा, यानी 6 5 11 4 15 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि हाँ 15,000 को हम बांट दें। ठीक है, ए को ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप बोल सकते हैं ए को सर ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये काम कम कर रहा है, 15 दिन लगा रहा है ज्यादा। हाँ 15 दिन कम समय लगा रहा है ना, कम समय लगा रहा है इसका मतलब एनर्जी उसके पास ज्यादा है, क्षमता उसके पास ज्यादा है, तो वो पैसा क्यों नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता के अनुसार बांटने पे मेरे दोस्त वही क्षमता के अनुसार बांटते हैं ना आप। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्याओं में 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का नया समूह का औसत क्या हो जाएगा। सिंपल है, 10 संख्याओं का औसत 8 था, प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित कीजिएगा तो औसत भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4। ठीक है, चाहे तो आप इस विधि से बना सकते थे, या इस विधि से नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल रहना होगा कि संख्याएं जो होगा टोटल संख्याएं और इसका औसत यदि गुना कर दीजिएगा तो संख्याओं का योग निकल आता है, संख्याओं का योग निकल आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, जैसे 10 संख्याएं हैं, औसत 8 है, तो 10 संख्याओं का योग 80 निकल के आया। ठीक है, प्रत्येक में 2 से विभाजित कीजिएगा तो 2 से विभाजित इसमें कर दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 10 संख्याओं का योग 40 निकल के आया। यदि इसका औसत निकालना चाहते हैं तो 10 से भाग दे दीजिए 4। आप जिस तरह बनाना चाहते हैं 4 इसका ऑप्शन आंसर आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट किए क्योंकि ये औसत है ना, तो औसत यदि है तो सब में औसत में भाग लगेगा, यानी 2 से हम भाग देकर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार इसमें औसत में एक और प्रश्न आता है कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए तो कितना हो। समझ गए, तो सिंपली इतना औसत में उससे गुना करने के बाद आंसर आप लोग का चले आएगा। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मात्र 9% स्टूडेंट ने दिए थे, क्या थे इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक इसमें था, सिर्फ लॉजिक लगाना था आपको। बोला जा रहा था यदि x वो न्यूनतम अभाज्य संख्याओं को दर्शाता है जिसे 4 से गुना किया जाता है और 5 10 के लघुत्तम समावर्तक में जोड़ा जाता है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ तक है, और y उस न्यूनतम विभाज्य विषम अभाज्य संख्याओं को दर्शाता है जिसे 5 गुना करके और दूसरी न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है, तो निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको बताना। ठीक है, x का परिभाषा दिया गया है मेरा दोस्त कि x वो न्यूनतम अभाज्य संख्याओं को दर्शाता है, तो x वो न्यूनतम अभाज्य संख्या आप किसे मानते हैं, किसको मानिएगा न्यूनतम अभाज्य संख्या, क्या एक को, जी नहीं, ये नहीं हो सकता, एक तो अभाज्य संख्या में काउंटिंग में नहीं आएगा, यानी सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या आप 2 मान सकते हैं। अरे यही तो है अभाज्य संख्या, उसी को तो बोलते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे आप अभाज्य संख्या मानते हैं, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है। तो बोला जा रहा है कि 2x उन न्यूनतम अभाज्य संख्याओं को दर्शाता है जिसे 4 से गुना करने पर, यानी 2 अभाज्य संख्या होगा, इसको 4 से गुना करने पर और 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक, 5 10 का लघुत्तम क्या होगा हम आपको बताएं, लघुत्तम समावर्तक वो होता है जो दोनों संख्या विभाजित कर दे, यानी 10 10 दोनों संख्या, यानी 10 इसमें ऐड कर दिया, 10 जोड़ा जाता है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 दूनी 8 10 8 18। समझ गए, यानी इसका वैल्यू x का वैल्यू 18। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब y की ओर हम लेके चलेंगे, तो y उस न्यूनतम विषम अभाज्य संख्याओं को दर्शाता है। y यदि विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं याद रखिएगा, विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगा, अरे 3 ही तो होगा विषम अभाज्य संख्याएं, ये तो अभाज्य संख्याएं है, ये तो बात मानते हैं, लेकिन विषम भी है, यानी 3 एक वो विभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं जिसको 5 से गुना किया जाता है, जिसको 5 से गुना किया जाता है, और दूसरी न्यूनतम विषम अभाज्य संख्या, दूसरी विभाज्य संख्या क्या, अरे देखिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11, अरे यही तो अभाज्य संख्या होगा, ये तो विषम अभाज्य संख्या हो गया पहला, ये हो गया दूसरी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि
5 इसमें जोड़ा जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 या 15 5 20 वाई। ठीक है, ये वैल्यू। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपके लिए इसमें सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फाई, क्या x बराबर y है, क्या y को यदि आप 20 रखते हैं, x को 18 रखते हैं, क्या बराबर वैल्यू है, कभी नहीं है। क्या y माइनस एक्स करेंगे तो 2 आएगा, जी 100% 2 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। x प्लस 10 है, कभी नहीं है। क्या x बड़ा है y से, जी नहीं, बड़ा नहीं है, y बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। सिर्फ आपको यहाँ बताना था कि वो न्यूनतम संख्या x का वैल्यू 2 मानना था, y को आपका 3 मान लेना था। समझ गए, क्योंकि साफ साफ बोला जाए न्यूनतम अवाज संख्या ना, न्यूनतम अवाज संख्या 2 ही होगा, और विषम न्यूनतम अवाज संख्या पूछे तो 3 होगा। ठीक है, इसके आगे वाला 5 होगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। ये प्रश्न नहीं था, पूछ सकता है आगे, तो ध्यान रखिएगा। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 में है। यदि इसका औसत 42 है तो लता की आयु कितनी होगी बताना है। गीता थी, लता थी, माधुरी थी। आयु का अनुपात था इसका 5x 6x 3x। हम यहाँ x क्यों लिखे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 5x गुरु 6x और 3x में यहाँ x को आप क्यों लिखे, क्योंकि ये अनुपात में, ये संख्याएं नहीं, इसका आयु नहीं दिया गया है, ये अनुपात में, यानी कि वो यदि तीनों का अनुपात संख्या में होगा तो उसको मिनिमम अनुपात में, वो संख्या से विभाजित करके हमको मिनिमम अनुपात 5:6:3 आया है। तो यानी 5x 6x 3x लिख सकते हैं कि यदि x का वैल्यू कुछ मेरे पास निकला, यदि x से इसको गुना करेंगे तो वो मेरा ओरिजिनल आयु निकल जाएगा। समझ गए यहाँ पर। ठीक है, ठीक। अब बोला जा रहा है उसकी औसत आयु 42 है, यानी 3 गो कैंडिडेट है, 3 लड़की है, इसका औसत आयु 42 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो हम सिंपल बताएं, यदि 3 लड़की है औसत आयु में गुना कीजिएगा तो इस तीनों लड़की का औसत आयु का योग निकल के चले आता है, उसका तीनों लड़की का आयु का योग निकल के चले आता है। तो योग कितना होगा, 3 दूनी 6 4 12 126, यानी तीनों व्यक्ति के आयु का योग जो निकल के आएगा मेरे दोस्त 126 आना चाहिए, आना चाहिए ना। कितना आ रहा है, 5x 6x 11 और 3 14x, 14x आ रहा है, लेकिन 126 आना चाहिए, यानी x के वैल्यू पर कुछ तो आपको रखना होगा जो 126 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या रखने पर, इसको यहाँ से आप उड़ा सकते हैं 9। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया 9, यानी x के जगह पर यदि 9 रखिएगा तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो यानी x के वैल्यू पर 9 आएगा। समझ गए। तो लता की आयु पूछा जा रहा है, लता की आयु पूछा जा रहा है, लता की आयु पूछा जा रहा है, तो गीता लता तो यही है 6x में, तो यहाँ से 6 हो गया और x का वैल्यू 9 निकला, तो यानी 9 छकी 54 इज करेक्ट आंसर, इसका आपका उत्तर हो जाएगा 54 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। ठीक है, तो इस तरह रेशियो में दे तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, x मान लेना है और इसको गुना करके आयु का योग के बराबर कर देना। ठीक है, 17 नंबर की ओर चलते हैं। एक प्लॉट था जिसकी कीमत 19,50,000 रुपये में था। यदि उसको बेचा जा रहा है तो 20% हानि हो रहा है, तो आपको यह बताना है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस प्लॉट को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो प्लॉट था, जो भी कीमत था उसका 100% था। मान लिए कि जो भी प्लॉट का कीमत होगा मेरे भाई वो 100% होगा ना। 19,000 50,000 में बेचा तो इसको 20% की हानि हो गया, यानी 100%, जो 100% तो मेरा प्लॉट का मूल्य था बराबर, यानी कि प्लॉट का जो भी मूल्य होगा 100% होगा, लेकिन इसने 20% हानि पर बेचा, यानी कहने का मतलब है 20% हानि पर बेचेगा तो 80% के बराबर पर बेचेगा, यानी 80% के बराबर पर बेचा। कितना में बेचा, तो 19,50,000 में बेचा। समझ गए, 19,50,000 में बेचा। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि 20% लाभ पे आपको बेचना हो, तो यानी 100 तो आपका इसका था मूल्य ही, 20% लाभ पे कितना में बेचना होगा आपको, 120% पे तो बेचना होगा। 80% पे बेचे तो मूल्य आपका ये निकल के आया, तो 120% पे आप बेचिएगा तो मूल्य क्या निकल के आएगा ये आप बता नहीं सकते हैं। तो 20 यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, अब 20 छके यहाँ से 2 और यहाँ से 3। ठीक है, आप यदि 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10, यानी इतना आ जाए 9,75,000 आ जाएगा। इसको आप यदि 3 से गुना करते हैं तो 0 0 0 5 15 का 5, हाथ में 1 7 21 22 के 2, हाथ में 2 9 27 2 29, यानी कि आपके पास 29,25,000 आपका मूल्य निकल के आया। 29,25,000 इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसका जो 100% जो मूल्य था मेरे भाई, ये आपका 100%, सॉरी, ये जो आपका 120% प्रॉफिट पे जो बेचा जा रहा था वो आपका ये है। यदि आप इसका 100% मूल्य निकालना चाहते हैं कि नहीं वास्तविक में उस प्लॉट का मूल्य क्या था,
तो यहाँ से 100% का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% का वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया था 20% लाभ पे बेचने पे मूल्य क्या होगा। तो सिंपली हमने 80% बराबर जितने में बेचा था, तो यही तो वैल्यू था। 120% पर बेचना है तो 120% के वैल्यू बराबर कर देना, तो वो आपका उत्तर चले जाएगा। समझ गए, ठीक है। चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते थे, जैसे 19,50,000 है तो इसको 8/10 फिर गुना 12/10 इस तरह भी कर सकते थे, कोई वो थी नहीं है, इस तरह भी कर सकते थे। लेकिन इस तरह विधि से कीजिएगा तो यहाँ से आप समझ में भी आ जाएगा कि हाँ 80% पे हम लॉस पे बेचे तो यानी इतना पे बेचे, 120 पे बेचेंगे तो कितना पे बेचेंगे, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा परेशानी होगा इस विधि से, यदि कभी नहीं बनाया है तो इस विधि से परेशानी होगा, बस एक बार बना लीजिएगा तो आप यही विधि पकड़ते रह जाइएगा, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। एक बेलन था जिसका आयतन दिया गया था और इसका त्रिज्या भी दिया गया था, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा ये आपको बताना है। एक बेलन है तो बेलन इस रूप में होता है, ठीक है, एक बेलन है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाता है, अरे बेलन की त्रिज्या क्या होता है, वही ना होता है सेंटर से परिधि के बीच की दूरी, इसी को तो आप त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो आपका हाइट है इसी को तो आप ऊंचाई बोलते हैं, है ना, है ना, ऊंचाई बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका आप आयतन कैसे निकालिएगा, एक बेलन का आयतन आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमको बेलन निकालना, आयतन क्या होता है, वही ना उसका जो जितना भी क्षमता हो वो उसका आने का वो उसका आयतन हो गया, ठीक है। तो आयतन कैसे निकालिएगा, सबसे पहले नीचे का तो कुछ एरिया वो घेरा होगा, तो एरिया इसको निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, ये एरिया नीचे का चले आया। कितनी ऊंचाई तक है, आयतन तो वही निकालिएगा कितनी ऊंचाई तक है, यानी ऊंचाई से गुना कर देना, तो यही आपका आयतन निकल के चले आया। यानी आयतन आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन आयतन दिया गया था 256 पाई दिया गया था, तो यहाँ से पाई पाई का वैल्यू यहाँ से आपका चले गया ना। तो आर क्या था आपके पास, आर तो 8 सेंटीमीटर था, तो 8×8 64 एच बराबर 256। यहाँ से एच का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4। यानी ऊंचाई क्या है इसका, ऊंचाई आपका 4 है, ये आपका जो ऊंचाई है वो 4, यानी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, समझ गए। सिंपल कुछ नहीं करना था, आयतन बराबर कर देना था, तो आयतन जो इसका था इसके बराबर त्रिज्या का मान रख देना था, ऊंचाई का मान निकल जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है। तो 4 घंटे में कार जो है दूसरी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है आपको बताना, ठीक है। एक कार था दो भाग को एक कार था मेरे दोस्त, ये 2 भाग को कर रहा था, यानी कि पहली भाग जो 1/3 है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और दूसरा जो भाग होगा शेष का, तो यानी 2/3 तो होगा शेष, इसका 1 माइनस कीजिएगा तो 2/3, ये जो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ये दोनों को सफर करने में टोटल 4 घंटे का समय, ठीक है, कर रहा है, ठीक। यानी पहला जो समय जो लगा होगा मेरे दोस्त, पहला चाल में समय लगा होगा, तो टोटल दूरी इतना, चाल इतना, यानी एक समय जो पहला दूरी चलने में समय, दूसरा दूरी कितना है इतना, कितना किलोमीटर चल रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि ये जो समय होगा, यानी ये भी तो समय होगा, समय और प्लस समय, समय होगा ना, समय प्लस समय, ठीक है। यानी ये जो दूरी तय कर रहा है, दोनों दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लग रहा है, 4 घंटे का समय, ठीक है, यहाँ से समझ गए, 4 घंटे का टोटल समय लग रहा है। यदि आप इसको कीजिएगा तो यदि इसको आप 1 लेते हैं तो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 3×3=90, अब प्लस 2/60 बराबर 4 घंटे के बराबर होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप इजीली इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यदि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 180 लेंगे, क्योंकि 90 यदि रखेंगे 60 से विभाजित नहीं होगा, 2 गुना 180 रखते हैं तो जरूर होगा, तो 9 दूनी 80, 9 दूनी 18 यानी 180, 6×3=18, 3 दूनी 6 बराबर 4, यानी यहाँ से निकल के आ गया 6×2=8/180 बराबर 4। यहाँ से 4 दूनी 8, 2 से 90, यानी टोटल आपका जो दूरी होगा मेरे दोस्त वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। इसको चाहे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, इसको चाहे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 1 सेकंड के लिए ऑप्शन से बता देते हैं। मान लिया हम टोटल डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर है, पहले 1/3 चला, 1/3 कितना चलेगा 30 किलोमीटर, अरे 90 का 1/3 30 किलोमीटर तो ही होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि कोई ट्रेन चलेगी तो कितना समय में 1 घंटा, ठीक है। शेष दूरी क्या बचा 60 किलोमीटर, 30 घंटा 1/3 चला गया, अब शेष दूरी 60 किलोमीटर बचा, ये कितना घंटा जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जाने में कितना घंटा 3 घंटा,
क्या दोनों समय का योग 4 घंटे आ रहा है? जी 100% आ रहा है, यानी आपका जो 90 आप रखे थे ऑप्शन में वो 100% सही है। इस तरह ऑप्शन से बनाया जाता है, बिल्कुल चुटकी में आंसर से बनता है, बट उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। 20वां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर आस में क्रमांतर कोणों पी और क्यू को समद्विभाजक टी पर प्रतिच्छेद करती है, कोण पी टी क्यू का मान कितना होगा बताना है। तो इस तरह प्रश्न में सबसे पहले आपको एक समचतुर्भुज बनाना होगा, तो ये हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस, नाम भी दर्शा दिए। पी और क्यू, पी और क्यू ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू, पी और क्यू के समद्विभाजक टी पर विभाजित करते हैं, पी और क्यू के समद्विभाजक टी पे विभाजित करते हैं, ये आप मान गए, ठीक है। तो कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा, कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा, यानी ये कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण कितना होगा आपको बताना, समझ गए। तो आप लोग को पता होगा मेरे दोस्त कि यदि समचतुर्भुज है, इसके कोण कॉर्नर जो होता है ना, ये चारों कॉर्नर ये 90 डिग्री पे होता है, तभी तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का होगा। यदि ये 90 डिग्री का हुआ, यदि वो 90 डिग्री का हुआ मेरे दोस्त, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्या होगा नहीं, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा। यदि ये 90 डिग्री होगा, ये तो समद्वि विभाजित कर रहा है, यानी बीच में ये विभाजित कर रहा है, बीच में ये विभाजित कर रहा है, यानी ये 90 डिग्री पूरा है, तो ये आपका 45 आ जाएगा, इसी प्रकार ये आपका 45 आ जाएगा। तो हम जानते हैं यदि हम इसको एक अलग स्लॉट में निकालें मेरे दोस्त, इस तरह निकल जाएगा, ये यही तो निकलेगा पी क्यू टी, यही तो निकलेगा, यानी ये आपका 45 था, ये भी आपका 45 था। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी 45-45 दिया गया था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यदि आप 45-45 माइनस कीजिएगा तो आपका जो इसका एंगल जो ये निकल के आ जाएगा वो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, तभी तो आप तीनों का योग कीजिएगा 180 डिग्री होगा, यानी इस कोण का योग जो होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, समझ गए, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न थे, कहीं को गड़बड़ नहीं थे, हाँ भले 41% स्टूडेंट ने जवाब दिए थे, लेकिन जवाब दिए थे, ठीक है। तो ये था आप लोग का लास्ट प्रश्न। यदि प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, इसका जो हल करवाए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यदि अच्छा लगा शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि इसका आप लोग को कोई चीज़ का पीडीएफ चाहिए, चाहे वो कोई चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए पल पल के लिए, या कोई भी जो आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके दृष्टिकोण से या एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके आने वाले भविष्य के दृष्टिकोण से, तो हम आपको ज्वाइन आप लोग को टेलीग्राम पे कर लीजिए जाके, वहाँ से जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन आता है, छोटी जॉब से लेकर बड़ी जॉब तक A to Z इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको मैथ्स म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो सेशन पैसा पसंद आया कि नहीं, आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा न्यू बच्चे के पास, और आप लोग जानते करते हैं ऐड करके और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।